हेलो जी। वेलकम इन जेएमडी एजुकेशन इंफॉर्मेशन चैनल। सो आज थोड़ा सा अलग टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूँ। वो है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ। मैं कोई एलआईसी या एसबीआई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ। पर कुछ चीज़ें मैंने महसूस की हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। दिस इज प्योरली फॉर अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम सब लोगों को डीओडी पता है? डीओबी तो हमें पता है। डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। क्या हमें ये भी पता है कि हमारी डेट ऑफ डेथ क्या है? आप बोलेंगे कैसा अजीब सा सवाल है। नहीं, हम में से किसी को भी अपनी डेट ऑफ डेथ तो नहीं पता, पर डेथ हो जाएगी ये सबको पता है। ये सबको पता है कि एक दिन छोड़ के चले जाना है। और इसमें यह भी है कि ऐसा भी नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वही पहले जाएंगे। जो हमारी लाइफ है वो 0 to 100 और इन सम केसेस इट कैन बी 100+। ये सबको पता है कि जीरो जीरो का मतलब है बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, सून आफ्टर बर्थ। कभी भी हम जा सकते हैं, कभी भी डेथ हो जाती है। टीन एज में भी हो जाती है, एडल्ट एज में भी हो जाती है, मिड एज में भी हो जाती है और ओल्ड एज में भी हो जाती है। होनी ज़रूर है, कब होनी है ये नहीं पता। अब कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का रहा हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी भरपाई, उसका सप्लीमेंट मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। जो एक बार चले गए वो किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो जिस बंदे की डेथ हुई है, ही वॉज सोल ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली। परिवार के लिए सिर्फ वही कमाने वाला था और वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं था कि उसकी पेंशन आएगी तो गाड़ी फिर भी चल जाएगी। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बच्चे उसके अभी छोटे हैं, डेथ हो चुकी है। अब परिवार को एक दुख तो उसी चीज़ का है कि वो चले गए, दूसरा दुख इस चीज़ का है कि अब सरवाइव कैसे करेंगे। फिजिकल, सोशल, इमोशनल सपोर्ट के अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट भी अब नहीं रही है। तो और चीज़ों का तो खैर इसमें अरेंजमेंट नहीं हो सकता, पर कम से कम सोशल अरेंजमेंट के लिए इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, एक लाइन सुनिए आप, मैं बोल के बताता हूँ। वी नीड टू बाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ यू वांट टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू समवन आफ्टर अवर डेथ, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट परिवार को मिल पाए कहीं से, तो उसका इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। अगर कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, जान पहचान अच्छी है, तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 इतना लोन दे सकते हैं या वैसे हेल्प कर सकते हैं। और वो भी वन टाइम होगा, बार बार कोई आपको नहीं देगा। तो उस केस में सिर्फ एक ही चीज़ है जो परिवार को सपोर्ट दे सकती है, फाइनेंशियल एड दे सकती है, दैट इज सेक्रीफाइस और कंट्रीब्यूशन डन बाय यू व्हेन यू आर अलाइव। जब आप जिंदा थे, अपनी टोटल इनकम में से कुछ अमाउंट बचाकर जो आपने प्रीमियम भरा लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वही काम आने वाला है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम सक्षम हैं, दाल रोटी के अलावा थोड़ा सा बचा सकते हैं, तो हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी वाली जरूर लेनी चाहिए जिसका पैसा, जिसका बेनिफिट हमारी डेथ के बाद हमारे परिवार को मिले। अब थोड़ा सा मैं इसका दूसरा पहलू, दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूँ कि आमतौर पे जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसके 3 कारण होते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर्पस के लिए। नंबर 2, टैक्स रिबेट के लिए, टैक्स बचाना चाहते हैं और सरकार कहती है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। और तीसरा जो है वो है लाइफ को इंश्योर करने के लिए कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपके परिवार को कुछ पैसा मिलेगा। इसके लिए शुरू के जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, उसके लिए तो मार्केट में आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स हैं, शेयर मार्केट है, सेविंग स्कीम्स हैं बहुत सारी। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप टैक्स रिलीफ की बात करें तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। पर अगर मैं बात करूं
लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को एक ठीक ठाक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट मिल जाए, वो वाली चीज़ अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो लाइफ इंश्योरेंस की वो पॉलिसी है जो आपकी डेथ के बाद आपके परिवार को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मैंने जो अभी आपको बात बताई है वो समझ में आ गई है कि हम सबको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर करवा लेनी चाहिए, तो उसके लिए क्या आगे क्या करना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एजेंसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती हैं, अवेयरनेस नहीं होती है जब तक कोई उसके बारे में बताए ना या हमें एहसास ना कराए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी पॉलिसी लेने का मन करे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको टेंडर एज में ले लें, कम उम्र में ले लें, क्योंकि जितनी कम एज में आप अपनी पॉलिसी ले लेते हैं लाइफ की, उतना कम आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर एक बंदा 20 साल की एज में पॉलिसी लेने की सोचता है तो उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होगा जब वो 40 का हो जाएगा और तब सोचे तो, क्योंकि उसका रिस्क कवरेज 40 साल की उम्र में बढ़ चुका होगा, थोड़ा थोड़ा बीमारियों के करीब, थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे के करीब वो आ जा चुका होगा, यानी कि उसकी पृथ्वी पर जीने की जो आयु है वो कंपैरेटिवली अब कम हो चुकी है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज उस पर प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगी। और दूसरी और अच्छी मज़ेदार बात यह है कि अगर 20 साल की एज में आपने ले ली वो पॉलिसी, तो जो प्रीमियम एक बार आपका बन गया, अब मान लीजिए कि आप 90 साल की उम्र तक पृथ्वी पर रहने वाले हैं, तो वो प्रीमियम आपका बढ़ेगा नहीं। कितनी महंगाई बढ़ जाए वो प्रीमियम आपका फिक्स रहेगा। 40 साल की उम्र में लेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, फिक्स वो भी रहेगा पर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और भगवान ना करे उस इंश्योरेंस पॉलिसी को 40 की उम्र में लेने से पहले ही अगर कुछ हो गया तो फिर तो वो गया चांस आपके हाथ से। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हम पॉलिसी ले सकें अपने लिए या अपनों के लिए वो ले लेनी चाहिए। नॉमिनेशन इज कंपलसरी, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है पर हम लोग गलती कर जाते हैं। आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस पॉलिसी या कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कोई पॉलिसी लेते हैं, डोंट फॉरगेट टू फिल योर प्रॉपर नॉमिनेशन फॉर्म। आपका नॉमिनी कौन होगा ये वाइजली डिसाइड करना है, करेंगे भी आप ही, क्योंकि आपने अपनी मेहनत के पैसों में से प्रीमियम या जो सेक्रीफाइस आपने किया है वो आपकी मेहनत के पैसे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि वो किसका होना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि जब हम कम उम्र में ले लेते हैं या शादी से पहले लेते हैं तो पेरेंट्स के नाम पर होता है, शादी के बाद लेते हैं तो आमतौर पे वाइफ के नाम होता है। पर हमें हर चीज़ को समझना है क्योंकि हर घर की ज़रूरतें अलग अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं, बिहेवियर अलग अलग है सब फैमिली मेम्बर्स का। तो हमें इसको वाइजली समझना है कि अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए, अगर मैं सारा पैसा वाइफ के नाम करके जाता हूँ और माँ अगर अकेली है या पिताजी अकेले हैं तो उनका कैसे बीतेगा बुढ़ापा। तो हर चीज़ को सोच समझ के हमें करना चाहिए, देखना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि बच्चा मान लीजिए माइनर है, बिलो 18 है, और उसके पेरेंट्स ने उसके नाम पर पॉलिसी करवा दी, अब प्रीमियम कौन दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं। तो जो बच्चे के जो नॉमिनी हुए वो खुद हुए, यानी कि उन्हीं के पास सारा जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चा 18 का हो जाएगा तो वो माइनर टू एडल्ट में चला गया तो उसको अपनी पॉलिसी अपने नाम पर कन्वर्ट करवा लेनी चाहिए, ट्रांसफ़र करवा लेनी चाहिए। और जब वो हो जाएगा 18 प्लस का, ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके नाम पर, तो वो नॉमिनी कौन होगा ये उसको सोचना है, ये उसके पेरेंट्स को सोचना है। और कई बार क्या होता है कि हम बिटिया है उसकी बहन है उसके नाम पर नॉमिनी उसको बना देते हैं। अब कल को उसकी शादी हो गई या कोई और मिसहैप हो गया, वो नॉमिनी आपने चेंज नहीं किया तो फिर दिक्कत आएगी। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो नॉमिनी फाइनल करना, नॉमिनी को अपडेट करना एक क्रूशियल चीज़ है। आपको टाइम टू टाइम इस पर काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उनके सही पर्टिकुलर्स देने चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि आपने जब पॉलिसी ली थी आप कहीं रहते थे, अब उसके बाद आपने 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद पॉलिसी तो आपकी चल रही है पर आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर लिया, तो कोशिश कीजिए कि जो प्रूफ है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस का नया वाला, उसकी एक कॉपी आप उनके ऑफिस में जमा करवा दें या ईमेल कर दें उनको लेटर लिखकर, जिससे कि वो अपडेट रहेंगे आपके उनके पास में।
भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। और जो नॉमिनी वाली मैंने बात कही है उसके लिए भी ये है कि जिसको आपने नॉमिनी बनाया है उनको आप जानकारी दीजिए, उनको बताइए कि भाई मैंने आपको अपना नॉमिनी इस चीज़ के लिए बनाया हुआ है। और वैसे मैं कहूँगा कि एक पर्सनल डायरी ऐसी रखिए जिसके अंदर आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का उसमें जिक्र हो। अगर किसी से पैसे लिए हैं, किसी को पैसे दिए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली में बताना पसंद नहीं करते कि मैंने किसी को उधार दिया हुआ इतना, क्योंकि हो सकता है वो उस इंडिविजुअल को पसंद ना करते हो, पर आपने आपने अपनी मेहनत का पैसा है, सोच समझ के उसकी हेल्प करने के लिए दे दिया है और वो उधार है तो उसकी एंट्री कर दीजिए। डायरी अपने पास रखिए, पर अगर कल को कुछ हो गया तो कम से कम फैमिली मेम्बर्स को ये तो पता लगेगा कि इस बंदे का लेन देन कैसा था, कहाँ कहाँ हमें देना है, कहाँ कहाँ से हमें लेना है। उसको क्लेम तो कर सकते हैं, उससे मांग तो सकते हैं, क्योंकि उस समय पैसे की बहुत ज़रूरत होती है जब कोई अर्निंग मेंबर चला जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और आम तौर पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो किसी एजेंट के थ्रू मिलती है। या तो एजेंट आपसे कांटेक्ट करता है या आप उससे करते हैं, या आप जब ऑनलाइन कंपनी में कहीं अप्लाई करते हैं तो वो अपना एजेंट आपके घर में भेज देते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए सेल्फिशनेस को एक साइड में कर दीजिए। जो पर्टिकुलर्स उस फॉर्म में भरे जाने हैं, प्रपोजल फॉर्म जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, उसमें सारे पर्टिकुलर्स आप खुद चेक कीजिए कि सही भरे गए हैं कि नहीं भरे गए हैं। एक एज के बाद मेडिकल ज़रूरी होता है। जो आदमी एडिक्टेड है अल्कोहल या ऐसी किसी चीज़ को लेकर, स्मोकिंग ज़्यादा करता है, तो उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो जो कंपनीज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगाती हैं, क्योंकि अर्ली डेथ होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ से घबरा कर के प्रीमियम हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। कई बार एजेंट भी सोचते हैं कि मैं इनको इन सब चीज़ों में नहीं उलझाता हूँ, वो लिख देते हैं कि ही डजंट टेक अल्कोहल, नॉन स्मोकर, और ये सारी बातें लिख देते हैं। इस समय उस समय तो पैसा बच जाता है, पर आगे आने वाले टाइम में जब उस बंदे की डेथ हो जाएगी और पॉलिसी का एनकैश करवाने का मौका आएगा, पैसे लेने का मौका आएगा, तब अननेसेसरी झगड़े होंगे, तब लड़ाई होगी। कंपनी के जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो इंक्वायरी करने आएंगे, वो इस चीज़ को पकड़ लेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी, फैमिली मेम्बर्स के लिए ट्रबल। एक तो वो बंदा चला गया, उसका दुख तकलीफ, ऊपर से जो पैसे उस बंदे ने कई साल तक प्रीमियम के तौर पे पे किए थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे डिटेल्स उसमें बिल्कुल सही हों। तो छोटी छोटी बातें थी, मैंने इसलिए इसको लेना ठीक समझा कि थोड़ी सी अवेयरनेस, और बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हर बड़े को, छोटों को या नेक्स्ट जनरेशन को हर वो चीज़ बताने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत है और जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बिकॉज नॉलेज इज़ मेंट फॉर शेयरिंग। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत साल लगाने पड़ेंगे उन सब चीज़ों को समझने के लिए, और कई बार तो वक्त हाथ से निकल जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको या आपके किसी परिवार के मेंबर को या दोस्त को इसकी ज़रूरत हो, आप उनको गाइड कीजिए जिससे कि उनका भला हो। थैंक यू।